रामपुरा गांव में मोहनलाल नाम का एक ईमानदार किसान अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी रहा था। उसकी बेटी किरण की शादी तय हो चुकी थी। अमन बेटा, भगवान की बड़ी कृपा है हम पर। आखिरकार काजल की शादी तय हो ही गई। सच पिताजी, आज तो घर में बहुत खुशी है। माँ, आपने सुना? सुना है बेटा, बेटी बड़ी हो गई, अब उसे अपने घर जाना है। भगवान उसे हमेशा खुश रखे। माँ, सब इतना जल्दी हो जाएगा क्या? बेटी, ये सब भगवान का लिखा होता है। जब सही समय आता है तो सब अपने आप हो जाता है। आज हमें ननिहाल जाना होगा। रिश्तेदारों को खुद जाकर शादी का निमंत्रण देना जरूरी है। पिताजी, आप दोनों क्यों जा रहे हैं? मैं अकेला चला जाता हूँ। नहीं बेटा, घर की पहली शादी है। लोग क्या कहेंगे कि माँ बाप खुद नहीं गए। और फिर बेटी की शादी है अमन, माँ बाप का जाना शुभ माना जाता है। लेकिन रास्ता लंबा है, आप दोनों थक जाएंगे। अरे बेटा, बेटी की शादी के लिए पिता कुछ भी सह लेता है। तुम घर संभालना, काजल का ध्यान रखना। बाबूजी, जल्दी लौट आना। अरे पगली, शाम होने से पहले लौट आएंगे, चिंता मत कर। अगर देर हो जाए तो खबर भिजवा देना। हाँ बेटा, जैसे ही पहुँचेंगे खबर भेज देंगे। अमन, चूल्हा संभाल लेना और दरवाजा अंदर से बंद रखना। आप निश्चिंत रहिए माँ, सब ठीक रहेगा। माता पिता खुशी खुशी घर से निकल पड़ते हैं। घर में शादी की तैयारियों की खुशबू फैल चुकी थी, पर किसी को अंदाजा नहीं था कि ये खुशी कुछ ही पलों की मेहमान है। भैया, बाबूजी और माँ अभी तक क्यों नहीं आए? पता नहीं काजल, शायद रास्ते में रुक गए होंगे। ननिहाल दूर है। भैया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, दिल बहुत घबरा रहा है। डर मत काजल, कुछ नहीं हुआ होगा। माँ बाबूजी ठीक होंगे। तो फिर अब तक खबर क्यों नहीं आई? लगता है आ गए। अमन बेटा, मेरे माँ बाप? बेटा हिम्मत रखो। आप साफ साफ बताइए, मेरे माँ बाप कहाँ हैं? अजनबी कुछ पल चुप रहता है। उसकी चुप्पी सब कुछ कह रही थी। जिस बस से तुम्हारे माँ बाप लौट रहे थे, उसका रास्ते में बहुत बड़ा हादसा हो गया। हादसा? लेकिन वो ठीक तो है ना? बेटा, कोई नहीं बचा। ये सुनते ही जैसे वक्त थम सा गया। अमन के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। नहीं, ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। भैया, क्या हुआ? बाबूजी आ गए क्या? काजल, भैया बोलो ना, डर क्यों लग रहा है? बेटी, तुम्हारे माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं रहे। भैया, अब हम क्या करेंगे? माँ के बिना, बाबूजी के बिना हमारा क्या होगा? मैं हूं ना काजल। जिस घर में सुबह शादी की खुशियाँ थीं, उसी घर में अब सन्नाटा और मातम पसरा था। एक ही पल में दोनों बच्चों के सिर से माँ बाप का साया उठ चुका था। माता पिता के जाने के बाद घर में सन्नाटा था। उसी सन्नाटे के बीच श्यामलाल अपने भतीजे से बात करने आता है। बेटा अमन, अब तुम्हें ही घर संभालना पड़ेगा। चाचा, मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ। मुझे पता है बेटा, ये वक्त तुम्हारे लिए बहुत कठिन है, लेकिन अब तुम ही इस घर के बड़े हो। तुम्हारे माता पिता का सपना था कि काजल की शादी अच्छे से हो, धूमधाम से हो। चाचा, वही तो चिंता खाए जा रही है। माँ बाबूजी के बिना मैं ये सब कैसे करूँगा? अरे, ये कैसी बातें कर रहे हो आप? समझा रहे हो या अपने सिर पर मुसीबत मोल ले रहे हो? हमारे पास क्या खजाना है जो इसकी बहन की शादी करवाएंगे? चाची, मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा। चाचा, अगर आप साथ नहीं देंगे तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा। तो फिर शादी बिना पैसे के होती है क्या? राधा, ये मेरे भाई का बेटा है। आज नहीं तो कल हमें ही इसका साथ देना होगा। भाई का बेटा है तो क्या? हमारे अपने बच्चे नहीं है क्या? उनके लिए पैसे बचाने हैं या सब यही लुटा दे? अरे, थोड़ी मदद कर देने से कोई गरीब नहीं हो जाता। मदद? आज मदद, कल पूरी जिम्मेदारी। मुझे सब समझ आता है। चाचा, अगर आप साथ नहीं देंगे तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा। सुन लीजिए जी, अगर आपने इसकी मदद करने की कोशिश की तो मैं अभी अपने मायके चली जाऊंगी। राधा, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैं बिल्कुल साफ बोल रही हूँ, या तो ये या मैं। श्यामलाल चुप हो जाता है। एक तरफ भाई के बच्चों की जिम्मेदारी, दूसरी तरफ पत्नी की जिद। बेटा, मैं कोशिश करूंगा, तुम हिम्मत मत हारना। चाचा, बस आपका साथ ही काफी है। घर अभी भी मातम में डूबा हुआ था। दीवारों पर खामोशी टंगी थी और आंगन में उदासी पसरी थी। उसी खामोशी को चीरता हुआ हरजी साहू बनावटी मुस्कान लिए अमन के घर आता है। राम राम अमन बेटा। राम राम।
आइए अंदर आइए। हरजी साहू चारों ओर नजर दौड़ाता है, जैसे घर की हालत तौल रहा हो। तुम्हारे माता पिता के जाने का हमें बहुत दुख हुआ बेटा, बहुत नेक लोग थे। जी, उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहेगा। तो सारी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर आ गई है। हाँ, अब वही संभालना पड़ेगा। कुछ पल की खामोशी छा जाती है। हरजी साहू जानबूझकर चुप रहता है ताकि अमन बेचैन हो जाए। बेटा, एक जरूरी बात करनी थी। जी, कहिए। देखो बेटा, ये बात मुझे पहले ही कहनी चाहिए थी, लेकिन हालात ऐसे थे। आप साफ साफ कहिए। जब तुम्हारे पिताजी दहेज देने आए थे तो उन्होंने सिर्फ 10,000 ही दिए थे। क्या? लेकिन मेरे पिताजी ने तो मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया। अरे बेटा, तुम तो उस समय बाहर पढ़ाई कर रहे थे ना, शायद तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझा होगा। लेकिन पिताजी कभी ऐसी बात नहीं छुपाते थे। वो बहुत साफ दिल के इंसान थे। बेटा, अब इसमें क्या सच और क्या झूठ। और बात यह है कि बाकी 20,000 शादी से पहले देने का वादा हुआ था। 20,000? इतने पैसे मैं अभी कहाँ से लाऊं? देखो बेटा, अब तुम्हारे पिताजी की जगह तुम ही घर के मुखिया हो। घर के मुखिया शब्द अमन के दिल पर हथौड़े की तरह गिरता है। लेकिन अभी घर की हालत, माँ बाबूजी भी नहीं रहे, सब कुछ एकदम बदल गया है। मैं समझता हूँ बेटा, लेकिन समाज में बात निकल जाएगी। लोग क्या कहेंगे कि लड़की वालों ने वादा करके पलट गए। मैं कोशिश करूंगा। वैसे भी बेटा, हमारे पास और रिश्ते भी आए थे जो इससे कहीं ज्यादा देने को तैयार। ये बात अमन के सीने में तीर की तरह चुभ गई। ठीक है, मैं कुछ न कुछ करके 20,000 का इंतजाम कर लूंगा। बस यही सुनना था बेटा। थोड़े दिन की मोहलत ले लो, लेकिन शादी से पहले रकम मिल जानी चाहिए। जी, मुझे थोड़ा समय दीजिए। ठीक है, हमें उम्मीद है तुम हमें निराश नहीं करोगे। हरजी साहू चला गया और पीछे छोड़ गया एक नौजवान के कंधों पर पैसों, रिश्तों और जिम्मेदारी का भारी बोझ। सुबह की हल्की धूप खेतों पर पड़ रही थी। अमन अपने खेत में हल चलाने की तैयारी कर रहा था। यही खेत उसके पिता की मेहनत और परिवार की उम्मीद था। पिताजी, आपने इस खेत को अपने खून पसीने से सींचा था। अब यही खेत हमें आगे बढ़ाएगा। रुको अमन, इस जमीन पर खेती मत करो। क्यों? ये हमारी जमीन है। नहीं लड़के, अब ये जमीन तुम्हारी नहीं रही। आप कैसी बातें कर रहे हो मोतीलाल जी? ये खेत हमारे परिवार का है। था, अब नहीं है। मैं अपनी ही जमीन पर काम कर रहा हूँ। आप मुझे रोकने वाले कौन होते हैं? क्योंकि ये जमीन अब मेरी है। अमन के हाथ कांप जाते हैं। उसे अपनी कानों पर यकीन नहीं होता। ये झूठ है। मेरे पिताजी कभी इस जमीन को नहीं बेच सकते। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी बहन की शादी के लिए ये जमीन मुझे बेच दी थी। नहीं, मेरे पिताजी ने ऐसा कभी नहीं किया। अरे लड़के, शादी में पैसे लगते हैं। तुम्हारे पिताजी के पास और कोई रास्ता नहीं था। अगर ऐसा होता तो वो मुझे बताते। वो मुझसे कुछ नहीं छुपाते थे। तुम उस समय घर पर थे क्या? तुम्हें क्या पता उन्होंने क्या किया और क्या नहीं? मेरे पिताजी स्वाभिमानी इंसान थे। वो जमीन बेचने से पहले मर जाना पसंद करते। ज्यादा भावुक मत बनो। सच्चाई यही है कि ये जमीन अब मेरी है। अगर जमीन आपकी है तो सबूत दिखाइए। सबूत? मेरे पास पूरे कागजात हैं। ये धोखा है। आप हमारे माँ बाप के गुजरने का फायदा उठा रहे हैं। दुनिया फायदा उठाने वालों से ही चलती है। मोतीलाल के शब्द अमन के दिल को चीर देते हैं। गांव की चौपाल पर पंचायत लगी हुई थी। चारों तरफ गांव वाले जमा थे। अमन एक तरफ खड़ा था, आंखों में उम्मीद और डर दोनों। दूसरी तरफ मोतीलाल, आत्मविश्वास से भरा हुआ। शांति रखो सब लोग। आज हम अमन और मोतीलाल के बीच जमीन के विवाद की सुनवाई करेंगे। सरपंच जी, ये अमन का पुश्तैनी खेत है। लेकिन मोतीलाल कह रहा है कि उसने खरीदा है। सबकी बात सुनी जाएगी। पहले मोतीलाल बोलो। सरपंच जी, ये जमीन मैंने अमन के पिताजी से पूरी रकम देकर खरीदी थी। ये झूठ है सरपंच जी। मेरे पिताजी ने कभी जमीन बेचने की बात नहीं की। शांत रहो बेटा। मोतीलाल, तुम्हारे पास कोई सबूत है? जी हाँ सरपंच जी, ये रहे जमीन के कागजात, अंगूठे का निशान भी है। कागज देखकर पंचायत में हलचल मच जाती है। कागज तो सही लग रहे हैं। अंगूठा भी दिख रहा है। सरपंच जी, ये कागजात झूठे हैं। मेरे पिताजी कभी धोखा नहीं देते थे। बेटा, अगर ये कागजात झूठे हैं तो तुम्हारे पास भी कोई सबूत होना चाहिए। सरपंच जी, मेरे पास कोई कागजात नहीं है। अमन का सिर झुक जाता है। भीड़ में सन्नाटा छा जाता है। माँ बाबूजी अचानक चले गए। घर में सब कुछ बिखरा पड़ा था। कागजात कहाँ हैं, मुझे नहीं पता। बेटा,
मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ, लेकिन पंचायत को सबूतों के आधार पर फैसला करना पड़ता है। सरपंच जी, बिना सबूत के जमीन पर दावा नहीं किया जा सकता। आप मेरे माँ बाप की मौत का फायदा उठा रहे हैं। अमन, पंचायत में मर्यादा रखो। अमन खुद को संभालता है, लेकिन आंखों से आंसू बहते रहते हैं। सबूत के आधार पर यह जमीन फिलहाल मोतीलाल की मानी जाती है। हाय राम, बेचारे लड़के के साथ गलत हो गया। सरपंच जी, क्या इंसाफ सिर्फ कागजों से होता है? कभी कभी बेटा, सच्चाई होते हुए भी सबूत हार जाते हैं। तो फिर बात खत्म समझी जाए। पंचायत खत्म हो जाती है। मोतीलाल जीत की मुस्कान लेकर चला जाता है और अमन अपनी जमीन, अपने हक और अपने पिता की इज्जत को हारता हुआ अकेला खड़ा रह जाता है। रात का सन्नाटा था। मोतीलाल खाट पर बैठा हुआ था, चेहरे पर जीत की मुस्कान, लेकिन आंखों में हल्की बेचैनी। आज पंचायत में सब चुप हो गए। कागज के आगे कोई नहीं बोल पाया। इतने खुश क्यों मुंह? पंचायत का क्या हुआ? जो होना था वही हुआ। जमीन अब पूरी तरह मेरी है। लेकिन अमन तो कह रहा था कि जमीन उसके पिताजी की थी। अरे छोड़ो उसे। आज के जमाने में सच्चाई नहीं, कागज चलता है। पर वो कागज आए कहाँ से? मैंने पटवारी को पैसे खिलाकर जमीन अपने नाम करवा ली। ये सुनते ही पत्नी चौंक जाती है। क्या? अगर किसी को पता चल गया तो? किसे पता चलेगा? पटवारी भी मेरा आदमी है। पैसे के आगे सब झुकते हैं। लेकिन ये पाप है। अमन के माँ बाप तो अभी अभी गुजरे हैं। दुनिया भावनाओं से नहीं चलती। मौका मिला तो उठा लिया। उसी समय पास वाले कमरे में मोतीलाल का बेटा रामू ये सब सुन लेता है। पापा, क्या सच में आपने धोखे से जमीन ली है? तू यहाँ क्यों खड़ा है? अपने काम से काम रख। लेकिन पापा, अगर अमन को सच पता चल गया तो? कोई सच नहीं है। जो कागज में लिखा है वही सच है। मोतीलाल गुस्से में उठता है, लेकिन उसके हाथ हल्के से कांपते हैं। मोतीलाल, गलत रास्ते से आई चीज ज्यादा दिन नहीं टिकती। अब जो हो गया वो हो गया। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। बाहर हवा तेज चलने लगती है और मोतीलाल की जीत की मुस्कान धीरे धीरे डर में बदलने लगती है। पंचायत दोबारा बैठ चुकी थी। गांव वालों की भीड़ पहले से ज्यादा थी। अमन एक कोने में खड़ा था, आंखों में सवाल। मोतीलाल बेचैन था और भूपेंद्र शांत लेकिन आत्मविश्वास से भरा। मोतीलाल, भूपेंद्र कह रहा है कि तुमने जमीन गलत तरीके से अपने नाम कर। हाँ, इसने मेरे साथ वही किया जो मैंने अमन के साथ किया। पूरा पंचायत स्थल सन्न रह जाता है। कुछ पल के लिए जैसे हवा भी थम जाती है। तो तुमने खुद कबूल कर लिया कि अमन के साथ धोखा हुआ है? मैंने गुस्से में कह दिया। मेरा मतलब वो नहीं था। पंचायत में बोला गया हर शब्द गवाही होता है। मोतीलाल, तो आपने सच में मेरे पिताजी की जमीन धोखे से ली थी? मैं मजबूर था। मजबूरी? मेरे माँ बाप की मौत का फायदा उठाना मजबूरी है? मोतीलाल चुप हो जाता है। उसकी खामोशी ही उसकी गवाही बन जाती है। भूपेंद्र, तुम क्या कहना चाहते हो? सरपंच जी, मैंने जानबूझकर ऐसा किया। जानबूझकर? क्यों? ताकि मोतीलाल वही दर्द महसूस करे जो इसने अमन को दिया। तूने मुझे फंसा दिया। नहीं मोतीलाल, तू खुद अपने लालच में फंसा। भूपेंद्र जेब से एक फाइल निकालता है। सरपंच जी, इन कागजातों में पटवारी को दिए गए पैसे, झूठे दस्तावेज और जमीन के असली रिकॉर्ड हैं। ये तो गंभीर मामला है। तो सच सामने आ गया? हाँ बेटा, और अब ये पंचायत नया फैसला सुनाएगी। सरपंच जी, मुझसे गलती हो गई। गलती नहीं मोतीलाल जी, अपराध। गांव वालों की आंखों में अमन के लिए सम्मान और मोतीलाल के लिए नफरत साफ दिखती है। पंचायत ये मानती है कि अमन के साथ धोखा हुआ है। जमीन उसके परिवार की ही रहेगी। मोतीलाल का सिर झुक जाता है। अमन की आंखों से आंसू गिरते हैं, लेकिन ये आंसू हार के नहीं, इंसाफ के हैं।